नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7, प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारत में संवैधानिकता का पतना, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व में का संकट। अतिथि मौलाना सैयद काब रशीदी, इस्लामी विद्वान और शोधकर्ता। उच्च न्यायालय लखनऊ से वकीलों का पैनल। मोहम्मद साद सिद्दीकी अधिवक्ता, रेहान अहमद अधिवक्ता, यूसुफ खान अधिवक्ता, फैसल खान अधिवक्ता। मोहम्मद साद सिद्दीकी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ ने मीडिया का स्वागत किया और केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और विभिन्न संस्थानों, कंपनियों, संगठनों, अल्पसंख्यकों और आम नागरिकों पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालने के साथ शुरुआत की। उन्होंने सरकार की निरंकुश नीतियों से श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट का उदाहरण दिया। इसके बाद उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यूपी सरकार ने अवैध रूप से वसूली नोटिस जारी किए और पूरे राज्य में CAA के विरुद्ध के दौरान निर्दोष नागरिकों की संपत्ति को जब्त कर लिया। उन्होंने यूपी सरकार की मनमानी करवाई और वसूली नोटिस की लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एडवोकेट साद ने कहा कि उन्होंने साबित किया कि यूपी सरकार द्वारा किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इस तरह नोटिस अवैध थी, जिस पर हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने पहली सुनवाई में आदेशों पर रोक लगा दी। WP नंबर MB 16,961 ऑफ 2020 अब्दुल तौफीक बनाम यूपी राज्य। इसके बाद उन्होंने मोटे तौर पर उन मुद्दों को मीडिया के सामने लाया जिन्हें आज पैनल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रकाश डाला जाना है। इस्लामिक विद्वान श्री रशीदी ने कहा कि भारत में वर्तमान स्थिति एक सहयोग, कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है, यह बताते हुए एक गंभीर संवैधानिक संकट है। उन्होंने कहा कि देश में प्रचलित वास्तविक मुद्दों से नागरिकों के दिमाग को भटकाने के लिए किसी भी धार्मिक मुद्दे का ध्रुवीकरण किया जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की घटना का उदाहरण दिया जिसमें 90 से अधिक परिवारों के घर उखड़ गए और दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना हुई। उन्होंने कहा कि अगर देश को विकास की दिशा में जाना है तो सभी को सांप्रदायिक राजनीति से बाहर आकर देश के लिए काम करने के लिए सामाजिक रूप से एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट है क्योंकि कुछ 200 लोगों ने देश के हज़ारों करोड़ रुपए ले लिए और उड़ गए और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। 2014 की शांता कुमार रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 6% भारतीय किसान अपने उत्पादों को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं, जो सरकार की पूर्ण विफलता है। फिर उन्होंने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद का मुद्दा उठाया, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई और महात्मा गांधी को गाली दी गई। उन्होंने कहा कि धर्म संसद ऐसा होना चाहिए जो 1893 में शिकागो में हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर दुनिया में किसी इंसान को सताया जाता है तो वह भारत में आकर शरण ले सकता है। श्री रशीदी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक इस देश में अपनी धार्मिक पहचान के साथ हमेशा स्वतंत्र रूप से शांति से रहेंगे। पैनल एडवोकेट यूसुफ खान ने बताया कि कैसे यूपी सरकार ने लखनऊ में CAA के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किया और मनमाने ढंग से दंडित किया और वकीलों ने निर्दोष लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की, जिनमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक थे। अधिवक्ता साद सिद्दीकी ने संविधान के जनादेश और नागरिकों के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कानून के शासन का कड़ाई से पालन करने पर जोर देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन किया। धर्म अलग हो सकते हैं, जात अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, कल्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश तो एक है। हम इस देश के नाम पर तो एक हो सकते हैं। हम सिर्फ ये कहने के लिए जमा हुए हैं कि कहीं ना कहीं इस देश का युवा मायूस हो रहा है और जब कोई कौम मायूस होती है, हमारे देश में 65% पॉपुलेशन अंडर 35, हमारे देश में 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। हम यंगिस्तान भी हैं। अगर हमारा युवा मायूस हो रहा है, परेशान है, तो अब ये तय करना पड़ेगा कि फिर भारत किस दिशा में जा रहा है। एक सिटिंग राज्यपाल कह रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 4 दिन के अंदर अगर हमारे शेयर बाज़ार से 25,000 करोड़ रुपया फॉरेनर निकाल रहे हैं तो इसके पीछे का तो कोई रीज़न होगा ना। रुपया अगर कुछ साल पहले डॉलर के मुकाबले में 62 रुपये था तो आज तो 78 पॉइंट समथिंग है। जो गैस है वो हम 410 रुपये में लिया करते थे, आज हम 1000 से ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल में कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है। इसी तरह अगर हम और देखें, सरसों का तेल कभी 60 रुपये था, आज कहाँ पहुँच गया है। और लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है।
इनकम का जो लेवल है वो वही है जो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले था, लेकिन हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं। ये बेसिक मुद्दा है। अगर हम युवाओं को दिशा नहीं दे पाएंगे, हम युवाओं को मायूसी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि हम महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद के विचारों वाले भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैं कोट करता हूँ वाजपेयी जी के एक भाषण को, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सत्ता आती है, जाती है, हुकूमतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इस देश का संविधान अटल अमर रहना चाहिए। अगर संविधान को बाईपास करके गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा तो ये याद रखना चाहिए, फिर हम एक गौरवशाली भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे मित्र साद सिद्दीकी साहब ने बताया कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का दौर है। भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला राज्य है। 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त हमारे बड़ों ने मिल कर के एक संविधान बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि इस देश का भविष्य इसी संविधान पर निर्भर होगा। इसी संविधान के रास्ते पर चल कर के भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। और उसका संकल्प सब ने लिया था, मेजॉरिटी ने भी लिया था, माइनॉरिटी ने भी लिया था, और यह सामूहिक तौर पर निर्णय लिया गया था कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति संविधान को अपना सबसे बड़ा रास्ता चुनेगा और उसी पे चलकर देश की सेवा करेगा। रिसेंट में देश के अंदर जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, मैं उसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो संयोग नहीं है बल्कि वो प्रयोग है। देश के अंदर चाहे वो मस्जिदों का मसला हो या धार्मिक कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उसको गरमा करके, भड़का करके लोगों के अंदर एक गैर संजीदगी को पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जब बात आती है तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना होती है और उस घटना के बाद अभी कोई इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन 90 से ज़ायद लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। जहांगीरपुरी में एक घटना होती है। एक संवैधानिक राज्य में किसी भी धार्मिक त्यौहार के लिए या किसी भी मजहबी इबादतगाह के लिए एक रूल्स होते हैं। अगर लोगों को रूल से परे कर दिया जाएगा तो फिर इस देश में खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ पिछले 1 महीने में शोभा यात्रा के दौरान हुआ है वो राइट की तरफ से हुआ है या लेफ़्ट की तरफ से हुआ है, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन सवाल ये है कि एक आज़ाद राज्य में आखिर ये क्यों हुआ है। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।